बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक ऋग्वेद में लोकतंत्र की अवधारणा प्रश्न ऋग्वेद द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा का वर्णन कीजिए उत्तर लोकतंत्र लोगों की या लोगों द्वारा की जाने वाली व्यवस्था है। इस प्रकार यह एक ऐसी प्रणाली है जहां लोग अपने शासकों या प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह एक ऐसा पैटर्न है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बुनियादी सिद्धांत है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी। भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्राचीन काल से ही मजबूत रही है। इसका प्रमाण प्राचीन साहित्य, सिक्कों और विभिन्न अभिलेखों से मिलता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र के सिद्धांत की उत्पत्ति वेदों से हुई है। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में मिलता है। इन बैठकों में उस समय के राजा, मंत्रियों और विद्वानों से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता था। इससे पता चलता है कि उस समय राजनीति कैसी थी, क्योंकि लोग मिलकर सभा और समिति के निर्णयों को अच्छी दृष्टि से निपटाते थे। यहाँ तक कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी विभिन्न समूहों में बटे हुए थे और आपसी परामर्श के बाद निर्णय लेते थे। कभी कभी लोगों की मानसिकता में अंतर के कारण विचारों में संघर्ष भी होता था। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि द्विसदनीय विधान का प्रारंभ वैदिक काल से ही माना जा सकता है। यहाँ तक कि इंद्र का चयन भी वैदिक काल में इन्हीं समितियों के कारण हुआ था। उस समय इंद्र पद था जिसे राजाओं के राजा के नाम से जाना जाता था। गणतंत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 40 बार, अथर्ववेद में 9 बार और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक बार हुआ है। वैदिक युग के पतन के बाद राजाओं का उदय हुआ और वे लंबे समय तक शासक बने रहे। शब्द सभा, सभा, समिति, छोटी सभा या समिति, राजन या राजा, गृहस्थ, नेता मौजूद हैं और वैदिक साहित्य में पाए जाते हैं। ऋग्वेद यह भी कहता है कि राजा, नेता की स्थिति निरपेक्ष नहीं थी और वह हो सकता था सभा या सभा द्वारा हटाया गया। ऋग्वेद ने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और उसके आदर्शों को देवता बनाकर उसे संज्ञा कहा है। इस शब्द का अर्थ है लोगों की सामूहिक चेतना। संज्ञन को संबोधित ऋग्वेद के भजनों ने लोगों को अपनी सभा में इकट्ठा होने का आह्वान किया, यानी समगच्छध्वम, और वहां एक स्वर में बोलने का आह्वान किया, यानी संवदध्वम, मन के मिलन यानी सम्मन, दिलों यानी समचितम, नीति यानी समन्मंत्र के, और आशाएं और आकांक्षाएं यानी कुति। आधुनिक संसदीय लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बहुमत का निर्णय भी उस समय प्रचलित थे। वैदिक काल के बाद छोटे छोटे गणराज्यों का वर्णन मिलता है जिनमें प्रशासन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोग एक साथ भाग लेते हैं। गणतंत्र को प्राचीन भारत में एक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया था। ऐत्रेय ब्राह्मणों में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, महाभारत के अभिलेखों में, अशोक स्तंभों में, समकालीन इतिहासकारों के ऐतिहासिक लेखनों में, बौद्ध और जैन विद्वानों में, मनुस्मृति में अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत में शांति पर्व में संसद नामक आम लोगों का जमावड़ा होता था जिसे जन सदन भी कहा जाता था। बौद्ध काल में भी लोकतंत्र का प्रचलन था। लिच्छवी, वैशाली, मलक, मदक, कंबोज आदि उस युग की लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण हैं। वैशाली के पहले राजा विशाल को चुनाव के माध्यम से चुना गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणतंत्र को 2 श्रेणियों में वर्णित किया गया है। पहला आयुध गणराज्य, जिसमें केवल राजा ही निर्णय लेता है, और दूसरा गणतंत्र, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी भाग ले सकते हैं। पाणिनि के द्वारा जनपद शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता था और वही प्रशासन को देखता था।
तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने ऋग्वेद में लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.